myself Abhishek Kumar Gupta. I am senior assistant professor in aviation in कॉलेज गाजियाबाद. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स लॉ को कवर किया था और ओम्स लॉ को समझने की कोशिश की थी और उसके बेसिस पे हमने देखा था कि V इक्वल टू आई आर का लॉजिक क्या होता है और नोड और ब्रांच को समझा था. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल. केसीएल क्या होता है उसे समझेंगे, फिर इसके थ्रू हम नोडल एनालिसिस को देखेंगे कैसे हम एक सर्किट में नोडल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. क्लियर? तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली algebraic sum of current at any node. किसी भी नोड पे जो आपका algebraic sum of current होता है वो must be equal to 0. ये 0 के बराबर होना ही चाहिए. अब बात आती है सर algebraic sum क्या होता है? algebraic sum का मतलब ये अरिथमेटिक सम से थोड़ा सा डिफर होता है क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन भी काउंट करते हैं. क्लियर? यानी समेशन विद डायरेक्शन कि आपका डायरेक्शन क्या है उस बेसिस पे हम सम करते हैं. यानी एक डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव साइन काउंट किया है तो दूसरे डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन काउंट करेंगे. क्लियर? ठीक है. तो होता क्या है अब हम बात कर लेते हैं. यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये हमारा एक नोड है और इस नोड के थ्रू कई सारे ब्रांचेस निकले. क्लियर? ये हमारे सारे क्या हो गए, ब्रांच हो गए. ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4. ये 4 ब्रांचेज हैं. क्लियर? हमने सबने करंट एज्यूम किया यहाँ पे. ये करंट हमारा I1 है, ये करंट हमारा I2 है, ये करंट हमारा I3 है और ये करंट हमारा I4. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये एक आपका नोड हो गया और इस नोड पे 4 ब्रांचेज हैं. चारों में जो करंट का डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि अलजेब्रिक सम आपको कैसे लेना. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि डायरेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं. एक आपका नोड की तरफ करंट आ रहा हो, दूसरा क्या हो सकता है नोड से करंट दूर जा रहा. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो I1 में करंट क्या हो रहा है, नोड की तरफ आ रहा है. I2 में भी करंट क्या हो रहा है, नोड की तरफ आ रहा है. और I4 में भी करंट नोड की तरफ आ रहा है. लेकिन I4 में क्या हो रहा है, करंट नोड से दूर जा रहा है. यानी अगर हम इनलेट करंट को पॉजिटिव कन्वेंशन के साथ देखते हैं और आउटलेट यानी नोड से जो दूर करंट जा रहा है उसको हम नेगेटिव कन्वेंशन के साथ एज्यूम कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम अलजेब्रिक सम ऑफ करंट यानी सिग्मा IN मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो n इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल N. टोटल मैंने मान लिया कि कैपिटल N नोड है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी कैपिटल N ब्रांचेज है. यहाँ पे क्या है, ये ब्रांचेज. क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर. यानी 1 से लेके nth ब्रांच तक जो सारे ब्रांच उस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड हैं उसके लिए अलजेब्रिक सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए. यानी अगर हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे हम इनलेट करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो I1 पॉजिटिव प्लस I2 पॉजिटिव माइनस I3 क्यों लिया हमने, क्योंकि ये सारे I1 I2 I4 ये इनलेट करंट है और I3 क्या है, आउटलेट करंट यानी नोड से दूर जाता हुआ करंट. तो इसलिए उसके लिए साइन ऑफ कन्वेंशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट यानी माइनस I3 प्लस I4. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ये वैल्यू क्या हो जानी है, 0. ये वैल्यू आपकी हो जानी है 0. यही होता है आपका केसीएल. इसी को हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ यानी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इक्वल टू 0. अब किसी भी नोड पे एक क्वेश्चन आता है कि किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ ये मतलब किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फुलफिल करता है. यानी किसी भी नोड पे जो कंजर्व रहती है वो क्या चीज कंजर्व रहती है. तो इसको भी हम मैथमेटिकली यहाँ पे शो कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा IN n इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल N तक इसकी वैल्यू क्या है आपकी, 0 है. क्लियर? ठीक है. और हमें पता है क्या कि जो I होता है वो क्या होता है, dq बाई
dt के बराबर। चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है आपका करंट होता है। तो अगर मैं चाहूं तो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n dqn अपॉन dt इक्वल टू g। क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी जीरो कब आ सकती है? देखो यहाँ पे इसको मैं फिर से मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि चार्ज ही तो चेंज हो रहा है। तो सिग्मा क्यू एन, क्लियर? एन की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 से लेके एन तक, यानी डी बाई डी टी सिग्मा क्यू एन, क्योंकि जो एन का वेरिएशन है वो चार्ज के साथ ही है, तो डी बाई डी टी आपको कॉमन हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। एक पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेशन जीरो है, ये कब पॉसिबल हो? जब ये फंक्शन आपका कांस्टेंट हो, यानी क्या चीज कांस्टेंट हो? सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू एन Q1, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्लियर? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या आता है? जीरो। क्लियर? ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा 10+2 में कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर नोड पे आपका चार्ज क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? चार्ज इज कंजर्व। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि एट एनी नोड, क्लियर, चार्ज इज कंजर्व। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है कोई भी नोड। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज है ये यहाँ पे केसीएल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं केवीएल के बारे में कि केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को देखेंगे। फिलहाल हम दोनों चीजों को देख ले रहे हैं यहाँ पे कि केसीएल और केवीएल क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केवीएल की, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। सिमिलर टू केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी होता है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे एट एनी नोड के बजाय एक सर्किट यानी एक लूप में आपका क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होना चाहिए। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ voltage in any loop। क्लियर? किसी भी लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो होना चाहिए। लूप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सिंपल सर्किट हम लेके चलते हैं। क्लियर? मैं एक डीसी नेटवर्क यहाँ पे लेके चल रहा हूं। ये हमने माना वोल्टेज सोर्स है हमारा V। क्लियर? ये दो रेजिस्टेंस हो गए। एक सिंपल सर्किट में ले लिया, ऑब्वियस सी बात है, एक लूप कनेक्ट हो गया, ये आपका R1, ये आपका R2। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? करंट हमने यहां पे डिसाइड कर लिया, ये हमारा करंट I है। क्लियर? ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम करंट I लूप में लेते हैं ताकि हमें ये चीज क्लियर हो सके कि पैसिव एलिमेंट में जो पोलैरिटी क्रिएट होगी वो कैसे क्रिएट होगी, ताकि हम क्या कर सके, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज देख सकते हैं उस लूप में। तो हमने करंट का डायरेक्शन ये लिया है। करंट क्या होता है? किसी भी पैसिव एलिमेंट में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ भी I का फ्लो ऐसे है, यहाँ भी I का फ्लो ऐसे है। ये आपका हायर पोटेंशियल हो गया, आपका लोअर पोटेंशियल हो गया। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो गया? ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। क्लियर? अब इस लूप में देखें कि हम कैसे केवीएल अप्लाई करते हैं। हमने माना कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज V1 है और यहाँ पे वोल्टेज V2। क्लियर? R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, I इंटू R1 के बराबर, और V2 की वैल्यू I इंटू R2 के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपका केवीएल फुलफिल करेगा। मैंने क्या बोला कि सिग्मा VB, यानी उस पर्टिकुलर लूप में जितने भी ब्रांच है उस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज होगा। क्लियर? B की वैल्यू हमने मान लिया 1 से लेके कैपिटल N तक, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस। सिग्मा VB की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी उस पर्टिकुलर में जितने भी ब्रांच आ रहे हैं उनके अक्रॉस का जो वोल्टेज का सम है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम। क्लियर? यानी समेशन विद देयर पोलैरिटी। केसीएल में क्या कॉन्सेप्ट दिखा था हमने? समेशन विद देयर डायरेक्शन, क्योंकि करंट का हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? पोलैरिटी के फॉर्म में होता है, हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल।
क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, समेशन विद देयर पोलैरिटी। तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम का मतलब यही है, समेशन विद देयर पोलैरिटी। क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाना है, ये आपका सोर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका करंट क्या हो रहा है, ये आपका लूप है, लूप का डायरेक्शन ये है, ठीक है। लूप के डायरेक्शन में ही आप केवीएल अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल कहाँ है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वही आपका क्या करेगा, अलजेब्रिक सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे लेंगे प्लस वी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी लोअर टू हायर को अगर हमने पॉजिटिव साइन काउंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है हायर टू लोअर पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन काउंट करेंगे। तो यहां पे क्या आना है, ये प्लस माइनस V1, फिर प्लस यहां पे क्या आएगा, यहां फिर से क्या है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस V2, यानी ये क्या आ गया 0। तो हमने क्या देखा यहां से कि आपने जब केवीएल अप्लाई किया तो V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कैसे लेते हैं एक लूप में, वो डिसाइड करता है अलजेब्रिक सम का होना यानी पोलैरिटी। क्लियर। और जनरली हमेशा किसी भी एलिमेंट में जो नेट करंट का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही होता है। हालांकि सर्किट में कभी कभार होता है कि आप डायरेक्शन कुछ और ले लेते हो, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी जो आपने चूज किया हुआ है उसके ठीक अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होगी, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कन्वेंशनल वो ले लिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाना, न्यूमेरिकल तब भी सही होना। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे आखिर में किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ये वर्कआउट करता है। क्लियर। जैसे हमने देखा कि नोडल एनालिसिस में क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी नोड पे, तो एक लूप में क्या चीज कंजर्व रहती होगी वो चीज हम देखने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसको भी हम देखेंगे। क्लियर। अगर आप सर्किट को यहाँ पे देखो, सिंपल मैंने यही लूप लिया है, अगर मैं इस लूप की बारे में ही बात करूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, करंट सेम है सब, करंट क्या है, सेम है सब। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका सोर्स है और ये क्या है, आपके पैसिव एलिमेंट है, यानी जितनी एनर्जी ये जनरेट करेगा ये दोनों क्या करेंगे, उतना ही पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी जितना पावर इसने जनरेट किया वो पूरा का पूरा पावर इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे हम चलेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। टेंजेंस थ्योरम भी आता है वहां पे, टेंजेंस थ्योरम में यही चीज हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाना है कि अगर आप बात करो तो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स मस्ट बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे नेट पावर की, यानी नेट अलजेब्रिक पावर की, तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी है, 0। क्यों 0 आ जानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो जितना पावर ये जनरेट करेगा V इंटू आई, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस आई स्क्वायर प्लस R2 के बराबर होगा। यानी अगर मैं नेट पावर की बात करूं, नेट पावर यानी मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच में ले रहा हूं, यहां पे क्या होगा, करंट सेम हो गया तो VV इंटू आई। क्लियर। नेट पावर मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ पावर। मैं फिर से बोल रहा हूं, सोर्स पावर जनरेट करेगा और एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो एक में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, दूसरा आपका क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक में करंट का फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल है और दूसरे में करंट का फ्लो क्या है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। तो सिग्मा वी इंटू आई की वैल्यू क्या होनी है, 0। क्लियर, ठीक है। तो सिग्मा वी इंटू आई की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सिग्मा पीबी यहां पे क्या हो जाना है, 0 होना है। क्लियर। फिर से वही से b इक्वल टू 1 टू n तक, तो सिग्मा पीबी इक्वल टू क्या होना है, 0 होना। क्लियर, ठीक है। मैं बस केवल ये रेजिस्टिव एलिमेंट के बिहेवियर को लेकर कर रहा हूं, आप चाहे किसी भी लीनियर एलिमेंट को देखेंगे सब केस में आपका यही होना। ठीक। अब पावर आपने क्या पढ़ा है, पावर आपने पढ़ा है dw अपॉन dt। वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, आपका पावर होता है। क्लियर। तो ये हमने बचपन में ही पढ़ा है कि p की वैल्यू क्या होती है, dw अपॉन dt के बराबर होती है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, dwb अपॉन dt इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, d बाई डी टी सिग्मा wb, wb मतलब हर ब्रांच का ले लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू क्या आ गया 0।
और किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है जीरो तभी आता है जब उसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी सिग्मा डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। क्लियर, बी की वैल्यू 1 से लेके। तो हमने क्या देखा यहां पे, हमने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी, वर्क क्या होता है आपका, एनर्जी ही तो होता है, एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एनी लूप, किसी भी लूप में आपका एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लियर, तो हमने क्या देखा यहां पे, एक तो नोडल एनालिसिस देखी, कैसे आप नोडल एनालिसिस करते हैं, दूसरी क्या देखी आपकी कि किसी भी नोड पे एनर्जी चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। फिर आपने क्या देखा, केवीएल देखा, कैसे हम केवीएल का अप्रोच लेते हैं किसी लूप में, कैसे हम केवीएल अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट की चीज क्या देखा, किसी भी लूप में आपका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, उसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा, कैसे हमने उसको कंजर्व किया। कंजर्व करने का मतलब कांस्टेंट होना, एक लूप में क्या होगा, एनर्जी कांस्टेंट होना। क्लियर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है कोई भी लूप, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है कोई भी नोड। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को लेके। थैंक यू वेरी मच।